Hello everyone, welcome to GK Today. This is Arzu Kakkad and today I'll be discussing with you the current affairs of 19th and 20th December as well as certain MCQs that will be associated with that. सो विदाउट टेकिंग मच ऑफ टाइम सेशन को शुरू करती हूँ और सेशन को शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि जो हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं अगर आप वैसे ही और एमसीक्यू सॉल्व करना चाहते हैं तो ये करंट अफेयर सीरीज की जीके टुडे के एप्लीकेशन ऐप पर आपको मिल जाएंगे। आप वहां से बाकी और एमसीक्यूज भी सॉल्व करते हैं। So with this, let us start our today's session, जिसमें हम इनिशियली कुछ टर्म्स जो न्यूज में हैं उनको देख लेते हैं और उसके बाद कुछ एसोसिएटेड क्वेश्चंस आप और हम मिलकर सॉल्व करेंगे। राइट, तो ह्यूमन राइट्स डे की अगर बात करूं सबसे पहले तो बिल्कुल सही आंसर सब बच्चों ने दिए कमेंट सेक्शन के अंदर जब मैंने आपसे पूछा था कि ह्यूमन राइट्स डे को कब ऑब्जर्व किया जाता है। तो अगर याद हो तो मैंने बोला था कि दिसंबर में होता है लेकिन कौन सी डेट को होता है वो आपको बताना था एंड मैंने सब बच्चों के आंसर्स देखे हैं, सभी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। इसको 10th ऑफ दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। कल मैंने आपसे इसकी थीम के रिगार्डिंग बात करी थी। आई होप आप उन चीजों को रिवाइज करते हो। तो थीम अगर याद हो तो यही थी ह्यूमन राइट्स डे की, जो इक्वालिटी पे बेस्ड थी। और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि यूनाइटेड नेशन ने 1948 के अंदर इसको अडॉप्ट किया था, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को। तो 10th ऑफ दिसंबर को होता है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस है लोगों में अवेयरनेस लेकर आना और ह्यूमन राइट्स के बारे में उनको बताना, उनके कल्चरल राइट्स, उनकी डिग्निटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वर्ड के अपना ही एक बहुत डीप मीनिंग है। तो डिग्निटी होना, लोगों की जो राइट्स हैं बॉर्न फ्री, उनके बारे में डिस्कस करना और अवेयरनेस लेकर आना, इसी के साथ ये ह्यूमन राइट्स डे को ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, तो आगे चलती हूं। अगले हैं सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी का पूरा नाम है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ये लास्ट गवर्नर रह चुके हैं, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और अगर मैं आपको इनका टेन्योर बताऊं तो डेट याद रख लेना, 21 ऑफ जून 1948 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक का इनका टेन्योर था। ये इनकी तस्वीर है। कुछ चीजें पिक्चर्स के थ्रू भी याद रह जाती हैं। और साथ ही साथ अगर आपसे पूछा जाए कि इनको और क्या बोला जाता था, किस नाम से बुलाया जाता था, राजा जी करके इन्हें बुलाया जाता था। और एक बहुत ही वेल रिनोन्ड स्टेट्समैन, राइटर और एक इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थे। साथ ही साथ इन्होंने क्या क्या किया है उनके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। इन्होंने लॉ स्टडी किया फ्रॉम द प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास और फिर इन्होंने 1900 में प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था। चेयरपर्सन बने ये म्यूनिसिपैलिटी ऑफ सेलेम इन 1917 में। ये सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी सवाल आ सकता है, याद जरूर कर लेना। रियाद का मतलब होता है रिवाइज। जितना रिवाइज करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए आई वुड से कि रिवीजन एंड रिवीजन एंड रिवीजन इज द ओनली की और यू कैन से सक्सेस मंत्रा फॉर क्लियरिंग एनी एग्जाम। ठीक है, अब इसी के साथ थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि इन्होंने 1916 में क्या किया। इन्होंने एक तमिल साइंटिफिक टर्म्स सोसाइटी एस्टैब्लिश करी। ये सोसाइटी, ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, जो भी साइंटिफिक टर्म्स होती हैं जैसे केमिस्ट्री में, फिजिक्स में और मैथमेटिक्स में, एस्ट्रोनॉमी में, बायोलॉजी में, तो उन सबको तमिल टर्म्स में कन्वर्ट करना, ट्रांसलेट करना, ये इस ऑर्गेनाइजेशन का आप बोल सकते हो काम था। तो ये कुछ इनके बारे में था। ठीक है, चलो सरयू नहर नेशनल प्रोजेक्ट, तो इसको ना 11 दिसंबर यानी 11th ऑफ दिसंबर को इनोग्रेट किया गया हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, जब उनकी विजिट हुई बलरामपुर उत्तर प्रदेश में। पूछ लिया जाए कि कहां पर है तो ध्यान रखना। और ये कब इनिशिएट किया गया प्रोजेक्ट? 1978 में। ये वहीं के प्रोजेक्ट की तस्वीर है। 1978 में इस प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया गया। 2016 में सरयू नहर नेशनल प्रोजेक्ट को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंदर लाया गया। ठीक है, और अगर आपसे कोस्ट पूछ ली जाए तो याद रखना 9800 करोड़ से भी ज्यादा की इसकी कोस्ट है। और इस प्रोजेक्ट का मेन पर्पस क्या है? ये प्रोजेक्ट जो है एश्योर करता है कि वाटर इरिगेशन होगा, मिलेगा 14 लाख हेक्टेयर्स ऑफ लैंड को बेनिफिट होगा। साथ ही साथ जिससे 29 लाख फार्मर्स बेनिफिट होंगे, ओवर 6200
विलेजेस। फटाफट से रिवीजन करवाऊं तो सरयू नहर नेशनल प्रोजेक्ट बेसिकली उत्तर प्रदेश बलरामपुर जब विजिट हुई प्राइम मिनिस्टर की, उन्होंने 11 दिसंबर को इनोग्रेट किया। 1978 का ये प्रोजेक्ट है और ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंदर आता है। इसकी कॉस्ट 9800 करोड़ से भी ज्यादा है और साथ ही साथ ये श्योर करता है वाटर इरिगेशन और बेनिफिट टू दी 29 लाख फार्मर्स ओवर 6200 विलेजेस। और कितने हेक्टेयर्स ऑफ लैंड को पानी मिलेगा? कम से कम भी अगर बात करूं तो 14 लाख हेक्टेयर्स ऑफ लैंड को। ठीक है जी, चलो ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव, आई वुड से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव। यहां से क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन सकता है। इस इनिशिएटिव को शुरू करने से पहले आई होप आप सबको मीथेन के बारे में पता होगा, जो कि एक पावरफुल ग्रीन हाउस गैस बेसिकली आप बोल सकते हो है, राइट। तो अब आपको यही करना है, ऐसे इनिशिएटिव्स लेकर आने हैं कि जहां पर हम अपने एंड पे भी क्या कर सकते हैं, और ये इंटरनेशनल लेवल पर बात करूंगी, इनिशिएटिव जहां पर हमें इस मीथेन गैस को कम करने की बात करी जाती है। अब इस इनिशिएटिव में क्या है, पहले तो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं, जो जो भी मैं बोलती हूँ ना एक एक बात इंपॉर्टेंट है, इसीलिए किसी भी बात को इग्नोर नहीं करना है। जैसे छोटी सी बात, कब फाउंड हुआ? 2004 में, तो हम इसको स्किप कर जाएंगे कि 2004 में ही तो हुआ था, इसको क्या याद करना है, लेकिन याद करना है, इंपॉर्टेंट है। 2004 मतलब 2004 में ये इनिशिएटिव लाया गया। ये इनिशिएटिव बेसिकली आप बोल सकते हो जिसके अंदर गवर्नमेंट, प्राइवेट एंटिटीज जैसे कि एनजीओज, इंटरनेशनल लेवल की बात कर रही हूं, तो इट इज एन इंटरनेशनल पार्टनरशिप जहां पर गवर्नमेंट, प्राइवेट एंटिटीज, एनजीओज आपस में कोलैबोरेट करती हैं ग्लोबल लेवल पर। और किस लिए करती हैं? ताकि हम अपने एफर्ट्स को लेकर आ सकें, ताकि हम मीथेन गैस एमिशन को कम कर सकें और इसको यूज कर सकें एज अ क्लीन एनर्जी सोर्स। ठीक है, तो अभी रिसेंटली इस ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव मतलब जीएमआई, इसकी एक वर्चुअल मीटिंग हुई और अगर आपको पता हो तो इस मीटिंग के अंदर यूएसए और कनाडा दोनों ने ही जो इंडिया के द्वारा एक्शंस लिए जा रहे हैं मीथेन गैस को कम करने में, रिड्यूस करने में, उसको हार्नेस करने में, तो इंडिया के जो भी एफर्ट्स हैं रहे हैं उनको अप्रिशिएट किया गया। और एक इंपॉर्टेंट बात कि इंडिया भी इस इनिशिएटिव का मेंबर है। प्रेजेंटली कितने मेंबर कंट्रीज इसके अंदर हैं, तो ध्यान रखना 45, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा भी इंक्लूडेड है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इंडिया जो है यहाँ पर वाइस चेयरमैनशिप का रोल प्ले कर रहा है और साथ ही साथ जो चेयरपर्सन है वो फ्रॉम कनाडा है। सारी बातें क्लियर हो गई। 2004 में ये इनिशिएटिव बना और इस इनिशिएटिव में जो ग्लोबली एनजीओज, प्राइवेट, गवर्नमेंट सब कोलैबोरेट करते हैं ताकि आप मीथेन को एज अ क्लीन एनर्जी सोर्स यूज कर सको। इंडिया मेंबर है, 45 कंट्रीज हैं, वाइस चेयरपर्सन फ्रॉम इंडिया और लीडरशिप फ्रॉम कनाडा। मतलब अगर चेयरपर्सन की बात करूं तो जो लीडरशिप चेयरपर्सन की है दैट इज फ्रॉम कनाडा। और अभी रिसेंटली जब ये मीटिंग हुई तो इंडिया वाज अप्रिशिएटेड फॉर ऑल देयर एफर्ट्स दैट दे हैव डन फॉर रिड्यूसिंग एंड हार्नेसिंग मीथेन गैस। क्लियर? मूविंग अहेड, ODOP इनिशिएटिव, आई होप सबको इसकी फुल फॉर्म पता होगी, दैट इज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। सिंपल टर्म्स में बिल्कुल इस पे नहीं जाते हुए पहले आपको समझा देती हूं। ODOP क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। मतलब देखो, हर एक डिस्ट्रिक्ट की अपनी अपनी कुछ स्पेसिफिकेशंस होती है ना, वहां की कुछ खासियत होती है। कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसकी एक पोटेंशियल हो कि हम उसको एक्सपोर्ट कर पाए, तो क्यों ना हम इस चीज में काम करें, राइट? तो फॉर दैट मैटर ये एक इनिशिएटिव लाया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया इनिशिएटिव है। एम बहुत इंपॉर्टेंट है, एम यही है कि आप डिस्ट्रिक्ट का जो पोटेंशियल है, फुल पोटेंशियल, आप प्रिपेयर करते हो एग्जाम्स के लिए, आपको अपना फुल पोटेंशियल हमें रियलाइज ही नहीं होता है, राइट? तो उस फुल पोटेंशियल को रियलाइज करना, उस पर काम करना, क्योंकि फिर वो इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करेगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज लाएगा और साथ ही साथ रूरल एंटरप्रेन्योरशिप भी मिलेगी। तो इस इनिशिएटिव को डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब इनिशिएटिव के साथ मर्ज कर दिया गया। इंप्लीमेंट किसके द्वारा किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंप्लीमेंट किया जाता है बाय डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, यूनियन कॉमर्स मिनिस्ट्री। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब इस इनिशिएटिव के अंदर क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया ना, कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी सर्विस है, उसकी एक पोटेंशियल है कि आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो आप उन डिस्ट्रिक्ट्स में से उन प्रोडक्ट्स को, उन सर्विसेज को आइडेंटिफाई करो इन कोलैबोरेशन, इन कंसल्टेशन विद वहां की स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज, स्टेक होल्डर्स के साथ, और फिर उस आइडेंटिफाइड प्रोडक्ट को रेगुलरली अपडेट करो बेस्ड ऑन द इनपुट्स जो भी रिसीव होते हैं फ्रॉम ऑल द स्टेक होल्डर्स।
तो बेसिकली एक डिस्ट्रिक्ट का एक प्रोडक्ट और आप उसको क्या कर रहे हो, उसके पोटेंशियल को रियलाइज करके आप क्या करना चाहते हो, उसको बेसिकली मार्केट में लेकर आना, उसको एक्सपोर्ट पोटेंशियल को बढ़ाना, जॉब अपॉर्चुनिटी को बढ़ाना, साथ ही साथ इकोनॉमिक बूस्ट मिलना और रूरल एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना। ये है इस इनिशिएटिव का पर्पस। क्लियर? इंप्लीमेंट बाय, ये मैंने आपको बता दिया है। आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकर स्कीम, तो ये स्कीम क्या कहती है? ये स्कीम सबसे पहले तो लॉन्च हुई है, डेट याद रख लेना, 9 दिसंबर 2021 को। किसके द्वारा? गुवाहाटी बेस्ड नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, NEDFI, नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, गुवाहाटी बेस्ड एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है। बेसिकली इसके बारे में बताऊंगी। क्या करना है? करना ये है, बहुत सिंपल सा है, फाइनेंशियल एड देनी है, सपोर्ट करना है फाइनेंशियली। किसको करना है? आर्टिजन्स को करना है। किस लिए करना है अभी बताऊंगी, लेकिन वो आर्टिजन्स कहाँ के होने चाहिए? नॉर्थ ईस्ट रीजन के। तो ये ध्यान में रखना, इस पूरी लाइन में से काफी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। 9 दिसंबर को लॉन्च की गई ये स्कीम, जो कि बेसिकली आप बोल सकते हो बाय गुवाहाटी बेस्ड NEDFI, नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, जो कि फाइनेंशियल एड देगा। किसको देगा? आर्टिजन्स को देगा। कहाँ के आर्टिजन्स? नॉर्थ ईस्ट रीजन के आर्टिजन्स। करना क्या है और बताती हूँ। देखो, लोन देना है, मतलब क्या? इट प्रोवाइड टर्म लोन टू द एक्टिविटीज दैट सपोर्ट इनकम जनरेशन फॉर दोज आर्टिजन्स। कभी कभार क्या होता है, जो आर्टिस्ट हैं, जो आर्टिजन्स हैं, जो काम करना चाहते हैं लेकिन फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल पाता है, तो आप उनको प्रमोट करो, उनकी इनकम जनरेशन होगी ना अगर आप उनको लोन दे रहे हो तो इसीलिए लोन देना, उन एक्टिविटीज को आप उनको सपोर्ट करोगे ताकि उन आर्टिजन्स को उनकी इनकम जनरेशन में हेल्प मिले। कभी अगर वो कुछ सामान खरीदना चाहते हैं अपने किसी काम के लिए, तो वो उनको मिल पाए। ये लोन जो है कोलेटरल फ्री लोन होगा, ध्यान रखना, और साथ ही साथ सब्सिडाइज्ड इंटरेस्ट रेट पे मिल रहा है, मतलब 6% पर एनम पे मिलेगा इंटरेस्ट रेट, ध्यान रखना। और साथ ही साथ आपको इसको रीपे करना पड़ेगा 24 मंथ्स के अंदर। और इसमें एक बात जानने वाली है कि ये जो इंसेंटिव भी मिलेगा 1% का, अगर आप अपना लोन टाइमली रीपे कर रहे हो, रेगुलरली सक्सेसफुल हो, तो आपको आप बोल सकते हो इंसेंटिव 1% का मिलेगा। किस पे? इंटरेस्ट रेट पे, वो रिफंड हो जाएगा टू दी आर्टिजन्स। तो इस स्कीम के लॉन्च होने से 17 आर्टिजन्स हैव बीन प्रोवाइडेड अ लोन ऑफ ₹1 लाख पर आर्टिजन। तो ये ध्यान में रखना, सारी बातें मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी हैं। स्कीम का नाम ध्यान रखना, आत्मनिर्भर हस्तशिल्पर स्कीम। ठीक है, चलो जी आगे चलती हूं। नेशनल फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी। नेशनल फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी क्या कहती है? बहुत ही सिंपल है। देखो, ये एक पॉलिसी, एक ड्राफ्ट ऐसा प्रिपेयर करा जा रहा है ताकि जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है क्या चाहती है? टू एड्रेस द चैलेंजेस। कैसे चैलेंजेस? वो चैलेंजेस जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के अंदर हम फेस कर रहे हैं। खुद सोचो कैसे चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं। फूड बनता है, कुछ भी अगर आप बोल रहे हो तो लॉजिस्टिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रॉपर सर्विसेज, प्रोसेसिंग बहुत लो लेवल की होती है, टेक्नोलॉजिकल गैप्स होते हैं, लिंकेज नहीं है कि जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन और जो प्रोसेसिंग है वो सीमलेस नहीं है, सप्लाई चेन में प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर में गैप्स हैं। तो इन सभी गैप्स को एड्रेस करने के लिए ये पॉलिसी बनाई जा रही है। तो ध्यान रखना, इट इज द पॉलिसी दैट इज बीइंग फ्रेम टू एड्रेस द चैलेंजेस जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर फेस करता है। कैसे चैलेंजेस हैं ये सब मैंने आपको बता दिया। सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर, लो लेवल प्रोसेसिंग, टेक्नोलॉजिकल गैप्स हो सकते हैं, लिंकेज नहीं होती है, यहाँ से यहाँ लॉजिस्टिक्स का सपोर्ट प्रॉपर नहीं मिलता है। तो इन सबको एड्रेस करना है, जिससे कि अलग अलग मिनिस्ट्रीज अब आपस में कोलैबोरेट करेंगी, कन्वर्ज करेंगी, क्लस्टर्स बनेंगे और कॉम्पिटिटिवनेस को बूस्ट किया जाएगा। ठीक है, अब यही काम होना है, लेकिन अभी क्या हो रहा है? ड्यू टू द इकोनॉमिक क्राइसिस जो इस पैंडेमिक की वजह से आ गया है, कुछ सब्सटैंशियल चेंजेस इस पॉलिसी में लाने की बात करी जा रही है, इसीलिए ये पॉलिसी न्यूज में थी। चलो जी, वेरी सिंपल, स्कोर्स प्लेटफॉर्म। स्कोर्स प्लेटफॉर्म बेसिकली क्या है? देखो, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, अब इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं, जब इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करेंगे तो उन्हें कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, उन्हें कुछ कंप्लेंट्स भी हो सकते हैं। अब जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, फॉर एग्जांपल आपको कोई कंप्लेंट है मुझसे, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, या अब आप वो कैसे, कहाँ जाओगे, कैसे कंप्लेंट को लॉन्च करोगे कि मैम का मुझे पढ़ाया हुआ, मैम ऐसे कर सकते हो, मैम ये सजेशन हो सकते हैं, मैम थोड़ा ये मॉडिफिकेशन करो, या मैम बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, कुछ भी हो सकता है।
कमेंट सेक्शन है ना, वहां पर अपना पूरा जो भी आपका कंप्लेंट है आप उनको बताते हो, फिर हम उसको सॉल्व करते हैं और जो भी इनिशिएटिव्स आप बोलते हो कि ऐसे चेंजेस कर सकते हैं उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, राइट। स्कोर्स प्लेटफॉर्म भी कुछ आप समझो वैसा ही है। ये तो रही आपको एग्जाम्पल के थ्रू कुछ समझाने की बात। स्कोर्स प्लेटफॉर्म में यही है कि जब इन्वेस्टर कभी इन्वेस्ट करता है, इन्वेस्ट कहाँ करेगा, लिस्टेड कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा, सिक्योरिटी मार्केट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस, या अब किसी भी तरीके की कंप्लेंट है तो अब वो कहाँ जाए, तो उसके लिए ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, स्कोर्स प्लेटफॉर्म। 2011 में इसको लॉन्च किया गया था। ये इन्वेस्टर्स को हेल्प करता है ताकि वो अपनी कंप्लेंट्स को लॉन्च कर सकें विद द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। कंप्लेंट्स कैसी हो सकती हैं, जो सिक्योरिटी मार्केट से रिलेटेड हो, कंपनीज लिस्टेड होती हैं उसके रिलेटेड हो। अभी आप देखो एक बहुत ही कंप्लेंट, मोस्ट ऑफ द कंप्लेंट्स जो लॉन्च हुई वो अगेंस्ट स्टॉक ब्रोकर सन्नेस कैपिटल इंडिया, इनके अगेंस्ट लॉन्च हुई, ठीक है। तो जो सेबी रजिस्टर्ड इंटरमीडिएटरीज हैं इनके खिलाफ कोई कंप्लेंट हो, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस के रिलेटेड कोई भी कंप्लेंट हो सकती है, तो वो सारी स्कोर्स प्लेटफॉर्म पे एनी इन्वेस्टर वो यहां पर लेके आ सकता है। अ टोटल ऑफ 3789 कंप्लेंट्स रिसीव हुई, जिन्हें फिर नवंबर तक में डिस्पोज भी किया गया, और 26 कंप्लेंट्स जो हैं वो भी पेंडिंग हैं, दैट रिमेन पेंडिंग फॉर मोर देन 3 months एज ऑफ नवंबर दिस ईयर। लेकिन काफी कंप्लेंट सॉल्व भी हो चुकी हैं। देखो 3789 कंप्लेंट्स थी, 26 कंप्लेंट्स बच गई, नवंबर तक की बात कर रही हूं। और मोस्ट ऑफ द कंप्लेंट जो किसके अगेंस्ट आई वो नाम भी मैंने आपको बता दिया है, सन्नेस कैपिटल इंडिया। कोविड डेंगू के बारे में बताऊं तो नाम से ही पता चल रहा है, जहां पर कोविड भी है और जहां पर डेंगू भी है, तो बस यही कहानी है। अब मुझे लगता है कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, फिर भी जान लेते हैं। देखो कोविड डेंगू का मतलब होता है कि जहां पर किसी पर्सन को कोविड-19 और डेंगू दोनों ही एक इंडिविजुअल को एट द सेम टाइम हो जाए, है ना, तो वो कोविड डेंगू हो जाता है। नाम से ही पता चल रहा है, कोविड और डेंगू दोनों अगर एक साथ हो जाते हैं तो कोविड-19 और डेंगू का आपको पता ही है कोई एक स्पेसिफिक मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है। दोनों के कुछ सिम्टम सेम रहते हैं, जैसे स्किन पे पैचेस हो जाना, हेडेक होना, बॉडी पेन्स होना, लॉस ऑफ टेस्ट होना, तो ये सब सिम्टम्स हैं। दोनों डिसीजेस के कुछ सेम सिम्टम्स ही बोल सकते हो। और सवाल आ सकता है कि कौन सी स्टेट करंटली विटनेस कर रही है कोविड डेंगू के केसेस जहां पर आ रहे हैं, दैट इज तेलंगाना। 1700 डेंगू केसेस जब वहां पर रिकॉर्ड किए गए एक लेबोरेटरी में पिछले लास्ट 3 महीनों में, तो 47 केसेस कोविड डेंगू के थे। और ये इंसिडेंस कोविड डेंगू का आप बोल सकते हो इट इज अराउंड 3%। अब ये तो अभी तक टेस्टिंग जिस हिसाब से चल रही है, अगर और ज्यादा टेस्टिंग होती है तो आप देख सकते हैं कि केसेस जो है कोविड डेंगू के वो और भी हो सकते थे। तो ये अभी रीसेंट रिपोर्ट्स के हिसाब से है, ठीक है। ICTP रामानुजन प्राइज, अब ये प्राइज के बारे में मैंने आपसे कल एक क्वेश्चन पूछ लिया था, जहां पर मैंने आपसे पूछा था कि ये प्राइज रिसेंटली अभी किसको मिला है। तो अगर आपको याद हो तो आप ही ने मुझे बताया था, प्रोफेसर नीना गुप्ता, मैंने उनकी कल आपको फोटो भी दिखाई थी कि कौन है वो, तो उनको मिला है। और काफी इसके बारे में बात करी थी, लेस देन 45 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए, और इनको जो मिला तो इन्होंने किस फील्ड में अपने एफर्ट्स दिखाए, अलजेब्रिक ज्योमेट्री और ये सब, तो ये मैंने डिस्कस कर लिया था। अब इस प्राइज के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं आज। देखो ये जो ICTP रामानुजन प्राइज है ये मैथमेटिशियंस को मिलता है, यंग मैथमेटिशियंस को मिलता है फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज, जिन्होंने अपने मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा यू कैन से परफॉर्मेंस शो करी है। और साथ ही साथ एवरी ईयर, वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल दिया जाता है, किसके द्वारा, बाय इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स इन इटली, तो ये ध्यान में रखना। साथ ही साथ इट इज ऑनर्ड बेसिकली इन द नेम ऑफ इंडियन मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन। 2004 यानी 2004 में ये बेसिकली फाउंड हुआ। और साथ ही साथ प्रोफेसर नीना गुप्ता को इस साल ये जो मैथमेटिशियन है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट से उनको ये अवार्ड दिया जा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि उनको अवार्ड दिया जा रहा है फॉर हर वर्क इन अलजेब्रिक ज्योमेट्री और कॉम्यूटेटिव अलजेब्रा। इंपॉर्टेंट 2 बातें और ध्यान में रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन भी आ सकता है। इट इज जॉइंटली एडमिनिस्टर्ड बाय द ICTP, अगर आप बोलो तो इंडियन गवर्नमेंट्स डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और साथ साथ इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट था ये ध्यान में रखना। तबलीगी जमात, न्यूज में तबलीगी जमात बेसिकली सोसाइटी फॉर स्प्रेडिंग फेथ, ये एक इस्लामिक
मिशनरी मूवमेंट है जो मुस्लिम्स को अर्ज करता है कि आप अपने सुन्नी इस्लाम के प्योर फॉर्म में वापस से आओ, रिलीजियसली ऑब्जर्वेंट बनो और प्रॉपर ड्रेसिंग, अपना पर्सनल बिहेवियर, अपने रिचुअल्स उसके रिगार्डिंग आप बोल सकते हो और ज्यादा यू कैन से आपको रिटर्न करना चाहिए, उसके प्योर फॉर्म में आना चाहिए। 1926 में बेसिकली आप बोल सकते हो ये सोसाइटी बनी और ये आज के टाइम पे अराउंड 150 कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड ये ऑपरेट कर रही है, जिसमें 350 से लेकर 400 मिलियन मेंबर्स हैं। साउथ एशिया में बात करूं तो ये ग्रुप के काफी फॉलोअर्स हैं, स्पेशली इंडोनेशिया में, मलेशिया में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में और थाईलैंड में। अभी क्या हुआ है, साउथ अरेबिया ने, नाम ध्यान रखना सऊदी अरेबिया ने रिसेंटली इस इस्लामिक ग्रुप को बैन किया है, ये कहते हुए कि ये वन ऑफ द गेट्स है फॉर टेररिज्म। तो ये इसलिए न्यूज में था, तभी मैंने आपको इस सोसाइटी के बारे में बताया, इनका एम क्या है, ये क्या कहते हैं, ये कब बनी और ये करंटली कहाँ कहाँ पर है और कौन कौन से देशों में स्पेशली इसके फॉलोअर्स हैं, कितने फॉलोअर्स हैं, सब बता दिया। चलो आगे चलें। प्रोटेक्टिंग आवर डेमोक्रेसी एक्ट। अब ये ऐसा सवाल है जहां से सिर्फ क्वेश्चन यही आएगा कि ये एक्ट कहाँ का है। इस एक्ट के बारे में आपसे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये इंडिया रिलेटेड एक्ट नहीं है। प्रोटेक्टिंग आवर डेमोक्रेसी एक्ट यूएस के द्वारा पास किया गया है। अगर यूएस के एग्जाम्स दे रहे हो तो पूछा भी जा सकता है इसके इन डेप्थ में, लेकिन आपसे सवाल सिर्फ यही पूछा जा सकता है कि ये एक्ट कहाँ का है। यूएसए में ये बेसिकली पास किया गया। आपको इतना एटलीस्ट पता होना चाहिए कि ये एक्ट बेसिकली यही कहता है कि जो प्रेसिडेंशियल अब्यूज हुआ उसको प्रिवेंट करना, चेक्स एंड बैलेंसेस को और ज्यादा रीस्टोर करना, अकाउंटेबिलिटी, इलेक्शंस को प्रोटेक्ट करना, इन सबको स्ट्रेंथन करने की बात करी जा रही है। तो ये इस रिगार्डिंग था। फीचर्स अगर आपको जानने हैं तो मैं आपको बता सकती हूँ, अदरवाइज इंपॉर्टेंट नहीं है इतने। स्टिल प्रेसिडेंट की जो पार्डन पावर होती है, पार्डनिंग पावर, मैंने आई होप आपने पॉलिटी में पढ़ा हो लक्ष्मीकांत में, तो प्रेसिडेंट की जो पार्डनिंग पावर है उसको लिमिट करना और जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, याद रखना ये यूएसए की बात है, इसीलिए बोल रही हूं कि इसके फीचर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एज फार एज योर एग्जाम इज कंसर्न। स्टिल इंपॉर्टेंट यही है कि इस एक्ट के बारे में सवाल पूछा जा सकता है कि कहाँ का ये एक्ट है। तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की जो भी यू कैन से उनके रिगार्डिंग फेडरल क्राइम्स होते हैं तो उनकी प्रोसिक्यूशन का जो टाइमलाइन है, जो डेडलाइन है, उसको एक्सटेंड करने की बात करी जा रही है। और वहां की जो जस्टिस डिपार्टमेंट और वहां का जो व्हाइट हाउस है उसके बीच में एक बेसिकली डिस्क्लोजर ऑफ कॉन्टैक्ट्स, इन सब की बात करी जा रही है। तो ये प्रोटेक्टिंग आवर डेमोक्रेसी प्रोटेक्ट करने की बात करी जा रही है, जो कि यूएसए के द्वारा लाया गया है। माइग्रेंट प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल। अब ये प्रोटोकॉल भी अगर आपको याद रखना है तो ये याद रखना यूएस गवर्नमेंट ने ये लाया है, ये बोल सकते हो 1 जनवरी 2019 को ये लॉन्च हुआ। तो ये 1 जनवरी 2019 को क्यों लॉन्च हुआ है, क्योंकि इस प्रोटोकॉल के तहत लोगों को ट्रांसपोर्ट करने की बात करी जा रही है बैक टू मैक्सिको। वो लोग जिन्होंने, आप बोल सकते हो, साउथ यूएस बॉर्डर, यहां लिख देती हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए, साउथ यूएस बॉर्डर को क्रॉस किया है और दे आर सीकिंग असाइलम, उनको वापस से बोल सकते हो भेजने की बात करी जा रही है और इसीलिए इसे रिमेन इन मैक्सिको के नाम से भी इस पॉलिसी को जाना जाता है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये कहाँ का प्रोग्राम है, किसके रिगार्डिंग है, वो भी मैंने आपको बता दिया कि दे शुड रिटर्न टू मैक्सिको। इसके अंदर आप बोल सकते हो सारे इंडिविजुअल्स को कवर करा जाता है, चाहे वो बच्चे हों चाहे बड़े हों, जो भी आए हैं फ्रॉम हु अराइव बाय लैंड फ्रॉम मैक्सिको। प्रेजेंटली ये री इंप्लीमेंट किया जा रहा है बाय बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन, माइग्रेंट प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल। ब्राइड्स वेल बेसिकली आप ये फोटो देख लो, ये ब्राइड्स वेल है। ये कहाँ मिलती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मिलती है वार्म टेम्परेट ओशंस में। ठीक है, ध्यान रहना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। वार्म टेम्परेट ओशंस में ये बेसिकली मिलती है, तो इंडियन, अटलांटिक और पैसिफिक ओशन, इन 3 ओशंस में ये पाई जाती है। इसका नेम आफ्टर अ नॉर्वेन, आप बोल सकते हो, जॉन ब्राइड, उनके नाम पर रखा गया है, जिन्होंने फर्स्ट वेलिंग स्टेशन साउथ अफ्रीका के अंदर बिल्ड किया था 20th सेंचुरी में। तो नाम ध्यान रखना, ब्राइड्स वेल है, कहाँ मिलती है, और साथ ही साथ ये शॉर्ट माइग्रेटरी मूवमेंट्स लेती है विद इन द सीजन्स। तो इसीलिए आप बोल सकते हो कि ये अलग क्यों है। सम brides whales make short migratory movements with the seasons, the others do not migrate। तो इसीलिए ये यूनिक है among the other migrant whales, क्योंकि ये ज्यादा माइग्रेट नहीं करती है, लेकिन अब ड्यू टू थ्रेट, वेसल स्ट्राइक्स, पोल्यूशन, बोल सकते हो वाटर लेवल का लो होना, और साथ ही साथ ओशन नॉइस, वेलिंग, इन सब के चक्कर में इट इज वल्नरेबल।
और साथ ही साथ इंडियन ओशन में ऑब्वियसली इसके सर्वाइवल पे एक थ्रेटन जो बोल सकते हो उसकी बात आ चुकी है, क्योंकि ये स्टक हो चुकी है सी बेड में। क्यों? क्योंकि जो पानी का जो लेवल है ना ओशन में वो कम हो रहा है इसी के चलते। ठीक है, ध्यान रहेगा ब्राइड्सवेल। आगे याद कर लो, एक मिशन है इमेजिंग एक्सरे पोलैरिमीटर एक्सप्लोरर मिशन। ये मिशन क्या कहता है, इसका एम क्या है ये बता देती हूँ। लॉन्च किया गया 9 दिसंबर को बाय नासास ऑन बोर्ड ऑफ स्पेसएक्स फैल्कन 9 रॉकेट। सिंपल सी बात है इस मिशन के अंदर कि जो हमारे यूनिवर्स में मोस्ट एक्सट्रीम और मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स है ना उनको स्टडी करना। ब्लैक होल जैसे हो सका, सुपरनोवा रेमिनेंट्स हो गए, कोई भी हाई एनर्जी ऑब्जेक्ट हो गया, तो उसके बारे में स्टडी करेगा ये मिशन। और ये मिशन इट विल बी अंडरटेकन फॉर 2 years। वेरी इंपॉर्टेंट। ये ऑब्जर्वेटरी इट विल बी एट यू कैन से 600 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पे होगी, जो अर्थ के इक्वेटर को ऑर्बिट करेगी। और साथ ही साथ एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये स्टडी करेगी कुछ 40 सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को इन इट्स फर्स्ट ईयर इन द स्पेस। और अगर मैं इसको बात करूं ये किसको कॉम्प्लीमेंट कर रही है, कुछ अदर एक्सरे टेलीस्कोप्स जैसे कि चंद्र एक्सरे ऑब्जर्वेटरी या फिर ESA XMM न्यूटन। तो ये इतना ध्यान रखने की बात नहीं है। 40 सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स ध्यान रख लेना। 2 साल के लिए मिशन है। कहां पर कि मतलब एल्टीट्यूड पे है, 600 किलोमीटर एल्टीट्यूड पे। एम ध्यान रख लेना, लॉन्च कब हुआ और किसने किया ये ध्यान रख लेना। चलो जी, यहां तो आपकी होती हैं जो टर्म्स न्यूज में रही उसको हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अब बात आती है आपके क्वेश्चन एंड आंसर की, जहां पर आप मुझे आंसर्स दोगे और मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी। Which Indian state has witnessed the cases of COVID dengue, a combination of both COVID-19 and dengue? अभी हमने डिस्कस किया केरला, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, गुजरात, है ना? पता है तेलंगाना बिल्कुल सही है। अभी कोविड डेंगू के बारे में पीछे ही डिस्कस किया है। आई होप अब आपको ध्यान है। तो जहां पर कोविड-19 और डेंगू दोनों साथ में हो जाए तो उसे कोविड डेंगू बोला जाता है, जिसके केसेस तेलंगाना में बहुत देखने को मिले। ब्राइड्सवेल का स्टेटस क्या है ये आप मुझे बताओ। ब्राइड्सवेल के बारे में डिस्कस कर दिया, क्या किसी को पता है कि ये न्यूज में अब रिसेंटली रही है? स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ब्राइड्सवेल का स्टेटस क्या है? ब्राइड्सवेल का स्टेटस है एंडेंजर्ड। ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है, एंडेंजर्ड स्टेटस है। अगर IUCN स्टेटस पूछ लिया जाए तो ना पता हो तो फिर तो गलत हो जाएगा ना। तो इसीलिए एंडेंजर्ड इसका IUCN स्टेटस है ब्राइड्सवेल का, जिसकी पूरी इंफॉर्मेशन मैंने अभी आपसे डिस्कस करी। जिली दलभेरा हु वॉन अ गोल्ड मेडल इन कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप, तो कौन से स्पोर्ट्स में इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट उन्हें गोल्ड मेडल मिला इन द कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप? आर्चरी, शूटिंग, वेट लिफ्टिंग और बॉक्सिंग। तो ये पहले मैं बता दूं, वेट लिफ्टिंग में इन्हें जो है गोल्ड मेडल मिला है 49 kg कैटेगरी। 49 kg की कैटेगरी में, वुमेन्स कैटेगरी में उन्हें गोल्ड मेडल मिला कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में। आपके लिए होमवर्क है, अच्छा चलो पहले ना आपको होमवर्क से पहले इनकी फोटो दिखा देते हैं। तो ये हैं जिनकी मैं बात कर रही हूं, जिन्हें वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल मिला है कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में। हाँ, होमवर्क याद करें तो होमवर्क आपके लिए ये है कि आपको मुझे बताना है कि ये चैंपियनशिप हुई कहां पर थी। कमेंट सेक्शन में आंसर्स आ जाने चाहिए कि ये कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप कहां पर हुई है, वो अब आप मुझे बताओगे। राइट। ग्लोबल मिथेन इनिशिएटिव अभी डिस्कस किया। इट वाज क्रिएटेड इन विच ईयर? 1992, 2004, 2010, 2021। तो आंसर क्या है? 2004। इस इनिशिएटिव के बारे में पूरा डिस्कस कर लिया, जहां पर इंडिया जो है वाइस चेयरपर्सन है और चेयरमैन या चेयरपर्सन कहां से है? फ्रॉम कनाडा। बाकी पूरी इंफॉर्मेशन इस इनिशिएटिव के बारे में अभी अभी आपसे डिस्कस करी है। चलो आगे चलें। आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकर स्कीम was launched by which institution? तो ये भी अभी हमने डिस्कस किया है, तो आंसर पता होना चाहिए। ऑप्शन बी, नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के द्वारा यहाँ पर लोन्स दिए जाएंगे। किसको दिए जाएंगे? आर्टिजन्स को दिए जाएंगे। कहाँ के आर्टिजन्स हैं? नॉर्थ ईस्ट रीजन के हैं। क्या ये लोन्स कोलेटरल फ्री होंगे? बिल्कुल कोलेटरल फ्री हैं। ये सब पढ़ लिया ना। इंटरेस्ट रेट सब्सिडाइज होगा, बिल्कुल। कितने %? 6%। क्या और रीपेबल 24 मंथ्स के अंदर रीपे करना है। और अगर आप इसको टाइमली रीपे कर रहे हो तो आपको इंसेंटिव भी मिलेगा इंटरेस्ट रेट पे, जो रिफंड हो जाएगा। कितना? 1% का। तो इससे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। तो ये पूरा का पूरा अभी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। जैसे ये देखो, लेडीज काम कर रही हैं, तो ये बात है।
स्कोर्स इज अ ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम ऑफ विच इंस्टीट्यूशन, अभी पूरा इसके बारे में डिस्कस किया था, आंसर पता होगा, आंसर इज सी सेबी। इसके इन डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि डिटेल में जस्ट अभी कुछ मिनट पहले डिस्कस कर लिया है। चलो आगे चलें। स्वर्णिम विजय पर्व, इट इज बीइंग सेलिब्रेटेड टू कोमेमोरेट द 50 years ऑफ इंडिया फ्रेंडशिप विद विच कंट्री, कौन सी कंट्री के साथ ये पर्व अभी सेलिब्रेट किया गया है, जहां पे हम बोल रहे हैं कि हमारे 50 years हो चुके हैं ऑफ इंडियाज फ्रेंडशिप। जब हमें दोस्ती होती है तो हम बोलते हैं ना तेरी मेरी दोस्ती को इतने साल हो गए, ठीक है, तो यहां पर ऐसा ही पर्व मनाया जा रहा है। तो इंडिया की फ्रेंडशिप कौन सी कंट्री के साथ बात करी जा रही है, बांग्लादेश के साथ। तो 1971 का जो इंडिया का जो जब वॉर हुआ था, जब इंडिया को विक्ट्री मिली, तो उसी के साथ साथ इंडिया बांग्लादेश की फ्रेंडशिप के बेसिकली कोमेमोरेट करने के लिए ये पर्व मनाया जाता है, जहां पर आपके जो यूनियन मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने इसको अटेंड भी किया और साथ ही साथ जो वेपन्स यूज हुए थे उसको डिस्प्ले भी किया गया था। ठीक है, आगे चलो। व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल माउंटेन्स डे 2021? तो इंटरनेशनल माउंटेन्स डे की थीम क्या है, पहले वो देख लेते हैं। सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज्म, टूरिज्म एमिडिस्ट पैंडेमिक, माउंटेन्स आर मदर्स, माउंटेन्स विजडम। थीम है सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज्म, ऑप्शन ए, और ये अब आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। होमवर्क आप मुझे बताओगे कि इंटरनेशनल माउंटेन्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है। तो कब ऑब्जर्व किया जाता है, कब डेजिग्नेट हुआ, ये डेजिग्नेट किया बाय यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने इंपॉर्टेंस ऑफ माउंटेन्स के बारे में बताने के लिए, और साथ ही साथ माउंटेन टूरिज्म 15 to 20% जो है कॉम्प्राइज करता है। तो अब ये माउंटेन डे कब मनाया जाता है, जैसे ह्यूमन राइट्स डे आपने बता दिया था ना, ऐसे माउंटेन्स डे भी बता देना। ये हो गया आपका सेकेंड होमवर्क, आंसर कमेंट सेक्शन में सबके, राइट। चलो आगे चलूं। हाँ, IMO इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में मैंने आपसे कल के सेशन में भी डिस्कस किया था, जो प्रीवियस सेशन था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क, नैरोबी। तो इसका हेडक्वार्टर है लंदन के अंदर। IMO के हेडक्वार्टर की मैं बात कर रही हूं। तो अब आप मुझे बताओगे IMO में कितने मेंबर स्टेट्स हैं। ये है आपका थर्ड होमवर्क। छोटे छोटे ही होमवर्क हैं आज, कुछ ज्यादा बड़े नहीं है, और छोटे छोटे नंबर्स में ही आज आपको आंसर लिखने हैं। थर्ड होमवर्क हो गया, थ्री आंसर्स कमेंट सेक्शन में। IMO में कितने करंटली मेंबर स्टेट्स हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली मेंबर जो हैं इस काउंसिल के, मतलब कंट्रीज को इलेक्ट किया गया फॉर बीइंग द मेंबर ऑफ दिस काउंसिल फॉर 2022-2023। और अगर बात करूं IMO के बारे में, तो आपको पता ही होगा ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो डील करती है विद द सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ द शिप्स, और साथ ही साथ कंट्रोल करना, प्रिवेंट करना मैराइन पॉल्यूशन, एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन ड्यू टू द शिप्स। तो इसीलिए ये इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। होमवर्क आपके लिए है, आप मुझे बताओगे इसमें कितने मेंबर स्टेट्स हैं। ठीक है, हाँ। इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी, ये कब ऑब्जर्व किया जाता है, चलो ये अभी डिस्कस कर लेते हैं। 10th दिसंबर, 12th दिसंबर, 14th दिसंबर और 15th दिसंबर। इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी 12th ऑफ दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है, और ये बेसिकली डेजिग्नेट किया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया कि इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी को 12th ऑफ दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाएगा। तो ये तो सर ऐसे रट्टा मारने वाली बात होगी ना, जब तक हमें ये नहीं पता कि न्यूट्रलिटी क्या होता है। न्यूट्रलिटी बेसिकली कुछ नहीं है, न्यूट्रलिटी को एक लीगल स्टेटस दिया गया है। लीगल स्टेटस का मतलब इसको ऐसे डिफाइन किया गया है कि आपको स्टेट्स के बीच में अवेयरनेस, और आपको बेसिकली जब होता है ना कि इंटरनेशनल रिलेशंस में यू नीड टू बी यू कैन से न्यूट्रल, तो उसकी बात करी जा रही है। ठीक है, कि आपको मतलब स्टेट्स को ये डिसाइड करना कि दे शुड नॉट टेक पार्ट इन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में पार्ट नहीं लें, पीस बनाकर रखें, न्यूट्रल रहें इंटरनेशनल रिलेशंस में। और इवन आर्टिकल 2 जो है यूनाइटेड नेशन चार्टर का, वो भी इसके रिगार्डिंग डील करता है कि आपको जो अभी आपके आपस प्रॉब्लम्स हैं, आप उनको विद पीस जो है सॉल्व कीजिए। तो इसीलिए इंटरनेशनल डे न्यूट्रलिटी 12th ऑफ दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये था आज के सेशन के लिए। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। विद दिस आई आरजू कक्कड़ विश यू ऑल अ वेरी बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माई साइड। हैप्पी लर्निंग एवरीवन, टेक केयर।